जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और डेफिनेटली मस्त होंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपका भारती सर और एक बार मैं फिर से आप सबके बीच उपस्थित हो गया हूँ। आज के पाठ में हम लोग जानेंगे ओजोन परत के बारे में, एक नया टॉपिक ओजोन परत। हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में और कचरा प्रबंधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आईसीसी भारती क्लासेस में और एक नए टॉपिक में। तो विद्यार्थियों, तो चलते हैं हम लोग ओजोन परत की ओर। ओजोन परत में जो है ओजोन परत, जी हाँ, ओजोन परत, ओजोन जो होती है यह ऑक्सीजन का स्वरूप होती है। जी हाँ, ऑक्सीजन का स्वरूप ओजोन जो होती है ऑक्सीजन का स्वरूप होती है। जी हाँ, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलने से ओजोन का अणुसूत्र जो होता है O3 होता है। अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलने पर O3 का निर्माण होता है। जी हाँ, ओजोन परत जो होते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलने से ओजोन परत का निर्माण होता है। और ओजोन का जो IUPAC नाम होता है, और ओजोन का IUPAC नाम ट्राई ऑक्सीजन होते हैं। जी हाँ, ट्राई ऑक्सीजन। ओजोन परत के IPUC नाम ट्राई ऑक्सीजन। जी हाँ, ट्राई ऑक्सीजन। और यह जो होती है ओजोन गैस जो होती है अत्यधिक विषैली गैस होते हैं और वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, यह जो होते हैं अत्यंत विषैली गैस होती है, अत्यंत विषैली गैस होती है जो कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। जहाँ वायुमंडल में ऊपरी सतह पर जो होते हैं 15 से 50 किलोमीटर के परत में पाई जाती है। जी हाँ, वायुमंडल में जो होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, यह वायुमंडल के समताप मंडल में, जी हाँ, समताप मंडल में यह जो होते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम लोग समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। यह जो होती है सूर्य से आने वाले तीक्ष्ण पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और उसकी क्षमता को नष्ट कर देती है। अर्थात यह जो होती है समताप मंडल में ऊपर, सबसे ऊपर परत में यह 15 से 50 किलोमीटर का यह लेयर होता है, अर्थात परत होता है। 15 से 50 किलोमीटर का यह परत होता है। यह जो होते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। जी हाँ, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा कवच इसलिए कहते हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरण आता है उससे हमें सुरक्षा जो होती है ओजोन परत ही करती है। ओजोन परत जो पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। इसका खोज जो है, इसकी खोज 1913 ईस्वी में, ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने किया। जी हाँ, फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज किया। लेकिन यह ओजोन परत अब खतरे में पहुंच चुका है। जी हाँ, यह ओजोन परत जो अभी खतरे में पहुंच चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी हम लोगों ने क्या गलती किया जो कि ओजोन परत खतरे के स्थिति पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, ओजोन जो है बिल्कुल खतरे की स्थिति पर पहुंच चुके हैं और इनसे हानिकारक प्रभाव भी पड़ने लगे हैं। अब इसका कारण है ओजोन अवक्षय। जी हाँ, जिसे हम लोग ओजोन का क्षतिग्रस्त होना जो होता है ओजोन अवक्षय कहलाता है। जी हाँ, ओजोन अवक्षय कहलाते हैं। ओजोन का क्षतिग्रस्त हो जाना अर्थात किसी प्रकार से उसमें हानि हो जाना ओजोन अवक्षय कहलाता है। तो हमारा सबसे प्रमुख क्वेश्चन आता है कि ओजोन छिद्र क्या है। जी हाँ, ओजोन के अवक्षय से आप कह सकते हैं ओजोन छिद्र क्या है। तो कहेंगे हम लोग वायुमंडल में बहते हुए
बढ़ते हुए एरोसोल और सीएफसी गैस के प्रभाव से और प्रदूषण के प्रभाव से जो है ओजोन में छिद्र होने लगी है। जी हाँ, ओजोन में अवक्षय होने लगा, अर्थात उसमें एक ब्लैक होल का निर्माण हो गया है, जिसे हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं, जिसे हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण इसमें अवक्षय होने से जो होगा क्या होगा, इस सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषण करने की क्षमता जो होगी नष्ट हो जाएगी, अवशोषण करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो यह इसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे। तो इसका बुरा प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अवक्षय के कारण को जान लें। इसके अवक्षय, ओजोन के अवक्षय के कारण। जी हाँ, ओजोन के अवक्षय के कारण, ओजोन के अवक्षय के कारण के बारे में हम लोग बात कर लें तो सबसे प्रमुख होते हैं CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यह जो होते हैं अत्यंत विषैली गैस होती है, अत्यंत प्रभावशाली गैस, यह एरोसोल का निर्माण करती हैं। और एरोसोल, यह जो होते हैं एरोसोल, अर्थात एरोसोल जो होता है एक प्रकार का झाग होता है। जी हाँ, एरोसोल जो होता है एक प्रकार का झाग होता है। यह कहाँ से उत्पन्न होती है? यह जो होती है, आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे, कहीं भी किसी भी फैशन में देखते होंगे, फटाक से बोतल लिए, फटाफट सेंट मार लिए, अर्थात परफ्यूम मार लिए, वो भी एक एरोसोल का रूप होती है। और देखे होंगे किसी फंक्शन में वो एक डिब्बी होती है जिसको झाग, अर्थात उसको फैन, स्वैग फैन के रूप में उसको डब्बे में होते हैं, जिसको इसे हिलाने के पश्चात उसमें फैन होता है और उसको दबाया जाता है, वो स्वैग फैन। और उसके पश्चात यह जो होते हैं CFC गैस का निर्माण जो होते हैं। और आप लोग एरोसोल, दाढ़ी बनाने, हजामती बनाने जब जाते हैं तो आप देखे होंगे नाई के दुकान में फटाक से लिया, बस मार दिया शेविंग के लिए, बस वही तो एरोसोल है। वो भी एक एरोसोल का रूप है, झाग। एरोसोल का मतलब होता है एक झाग। वही झाग जो होती है अत्यंत प्रभावशाली होती है, जिसके कारण ओजोन का अवक्षय हो रहा है। और ये CFC हम लोग घरों में AC, एयर कंडीशनर, कूलर और उसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर जो होता है और जेट इंजन, इन सभी चीजों में CFC जो होती है, AC और AC, उसके पश्चात जेट इंजन, ये सब में जो होते हैं जेट इंजन के साथ, इस सब में जो होता है कि CFC। और सबसे प्रमुख बात जो कि हर घर में लगभग मौजूद होते हैं AC और फ्रीज, अर्थात रेफ्रिजरेटर। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर में प्रमुख रूप से CFC गैस होती है। अब आप लोग देखेंगे रेफ्रिजरेटर में जब तक लाइट है तब तक रेफ्रिजरेटर आपके वस्तुओं को ठंडा रख रहा है। जब उसमें लाइट अर्थात बिजली को काट दिया जाए तो उससे एक दुर्गंध युक्त बदबूदार खुशबू निकलती है, जो कि जिसका पता उससे लाइट अर्थात बिजली को काटने के बाद पता चलता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है। ओजोन परत के अवक्षय का यह प्रमुख कारण हुआ। तो बच्चों, ओजोन परत के अवक्षय और उसके कारणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इससे हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव। अगर मान लिया जाए ओजोन अवक्षय हो जाए, ओजोन की हानि हो जाए, तो ओजोन से क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जी हाँ, तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को पढ़ेंगे। ओजोन के अवक्षय होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात कर लेंगे ओजोन के अवक्षय के प्रभाव के बारे में। ओजोन का अवक्षय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जी हाँ, ओजोन के अवक्षय से हम लोग प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ लें। इसका प्रभाव जो होता है, इसका प्रभाव जब यह अवक्षय हो जाएगा अर्थात छिद्र हो जाएगा, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो होंगे ना, उसका अवशोषण हो ही नहीं सकेगा। अर्थात वह अत्यधिक मात्रा में वो अल्ट्रा तीक्ष्ण कण जो होती है, ये जहरीली गैस उसको अवशोषित कर ही नहीं पाएंगे। तो वह अल्ट्रावायलेट किरण हमारे पृथ्वी पर आएंगे और उनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा बीमारियों के रूप में। और वह बीमारी है, सबसे पहले हम लोग लेंगे त्वचा कैंसर। जी हाँ, त्वचा कैंसर। उसके पश्चात मोतियाबिंद। जी हाँ, मोतियाबिंद। ये बीमारी जो होती है
मोतियाबिंद ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आएंगे और हमारे शरीर त्वचा पर पड़ेंगे और देखेंगे कि हम काले काले हो जाएंगे। अर्थात का ज्यादा प्रभाव होने से क्या होगा, उसका आरबीसी जो होंगे ना उसके तीक्ष्ण प्रकाश से वह मर जाएंगे, अर्थात वह काला काला हो जाएंगे, जिससे कि त्वचा कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न होंगे। और मोतियाबिंद उसके प्रभाव सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है उसका तीक्ष्ण प्रकाश जो होते हैं हमारे आंख के कॉर्निया पर पड़ेंगे और कॉर्निया भाग जो होंगे दृष्टि पटल, वह जो किसी वस्तु को देखते हैं प्रतिबिंब बनाते हैं उसकी क्षमता जो होती है ना वह अर्थात उसको समाप्त कर देती है। डायरेक्ट दृष्टि पटल पर यह प्रभाव डालेगा और मोतियाबिंद नामक बीमारी उत्पन्न होंगी। मोतियाबिंद अर्थात जो होते हैं कि कोई भी वस्तु ज्यादा दूर की स्थित वस्तुओं को साफ साफ दिखने ही नहीं लगता, यह मोतियाबिंद नामक बीमारी उत्पन्न होंगी। ओजोन के क्षय होने से ये हमारे विपरीत प्रभाव पड़ेंगे हमारे पारिस्थितिक तंत्र में। जी हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक में ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत के खोजकर्ता के बारे में और ओजोन परत के अवक्षय और ओजोन परत से प्रभाव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग यह बात करें कि ओजोन परत की सुरक्षा किस प्रकार से किया जा सकता है। जी हाँ, ओजोन परत की सुरक्षा जो होंगे इसका सुरक्षा एक निश्चित तौर पर एक इसके प्रभाव को अर्थात इसके गैस निकलने वाले प्रभाव हमारे प्रदूषण के फैलाव को रोकना होगा। इसका प्रभाव रोकने का इसके क्षतिग्रस्त होने को बचाने के लिए इसके प्रदूषण जो फैल रहे हैं इसको रोकना होगा। हानिकारक अपद्रव्य जो हमारे वायुमंडल में फैल रहे हैं इसको रोकना होगा, तब जाकर के ओजोन परत सुरक्षित होंगे। हमारा सुरक्षा कवच सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जब ओजोन ही अक्षय हो जाएगा तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों इसकी सुरक्षा का जो होते हैं ना सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, अर्थात हम सब सामाजिक के ऊपर होते हैं कि समाज में सुरक्षित और साफ सुथरा रखना चाहिए। अब हम लोग साफ सुथरा रखने के बारे में अर्थात ओजोन को सुरक्षित रखने के लिए कचरा प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कचरा प्रबंधन क्या है और ओजोन को किस प्रकार सुरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों अब हम लोग कचरा प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कचरा प्रबंधन क्या है, कचरा किस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है ताकि ओजोन परत अर्थात हमारे वायुमंडल में जो है हानिकारक अपद्रव्य फैलने से प्रदूषण फैल रहे हैं उसको किस प्रकार से उसको समाप्त किया जा सकता है, उससे निपटारा किया जा सकता है, उसका सुरक्षा किया जा सकता है। उसके बारे में आज हम लोग इस अब पढ़ लेते हैं कचरा प्रबंधन। सबसे पहले हम लोग जान लें कचरा प्रबंधन क्या है। जी हाँ, कचरा प्रबंधन क्या है। कचरा प्रबंधन जो होता है कचरे को बहुत सारे कचरे को एक जगह एकत्रित करके, जी हाँ सभी कचरे को, कभी इसके घर का कचरा को देखे कचरा पूरा दान जब होता है इसके घर का कचरा उसके घर का कचरा यानी हजारों घर का कचरा ला करके एक कूड़ेदान में डाल दिया जाता है अर्थात एक कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। उसका जो होता है अनेक प्रकार से उसका समाप्तिकरण अर्थात उसका जो होता है निर्जलीकरण भस्मीकरण यानी अनेक प्रकार के प्रक्रियाओं के द्वारा उसको समाप्त कर फिर से हमारे द्वारा फैला गया कचरा जो है ना फिर से हमारे उपयोग में ही ला दिया जाता है। इसीलिए जो होता है कचरा का प्रयोग जो है ना सोच समझकर, किसी भी वस्तु को सोच समझकर करनी चाहिए। तो कचरा प्रबंधन के बारे में हम लोग बात कर लें तो कचरा को सभी कचरों को एक जगह अनेकों कचरों को एक जगह एकत्रित करके उसको वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना अर्थात उसको उपयोग करना अर्थात उसको समाप्ति करना कचरा प्रबंधन कहलाती है। जी हाँ, सभी कचरे को एकत्रित करके वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कचरा प्रबंधन कहलाती है। तो बच्चों आप लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कचरा प्रबंधन किस प्रकार से उपाय किया जा सकता है। जी हाँ, कचरा प्रबंधन से उपाय के लिए कचरा प्रबंधन के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया, कचरा को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। जी हाँ, कचरा अभियान। तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा 3 प्रकार के डब्बों का इस्तेमाल किया गया। पूरा कचरा को उसके डब्बे में ही डालें। अब आप लोग देखे होंगे कहीं चौक चौराहे पर, सभी प्रकार के चौक चौराहे पर
कचरे को कचरे में कचरे डब्बे में कूड़ेदान में डालने के लिए देखिए हमें 3 प्रकार का मूर्ति रंग जो होते हैं एक डब्बा लगा होता है जिसमें लगा रहता है यूज मी, जिसमें लिखा रहता है यूज मी अर्थात उपयोग करें। ये जो कह रहा है उपयोग करें, इसका हमें समझना बहुत जरूरी है। यूज मी, कूड़ेदान का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए हमें कूड़ेदान में ही कूड़े को डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही हमें कूड़े को डालना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि कचरा का जो है ना कूड़े को कूड़ेदान में ही डालने। अब कूड़ेदान का जो डब्बा होते हैं 3 प्रकार से थे। सबसे पहले हम लोग कचरा का बात कर लें। कचरा जो होते हैं, कचरा को डालने के लिए 3 प्रकार के डब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से कचरा जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार कचरा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सड़ने वाला, अर्थात एक होते हैं पूरा तुरंत सड़ जाने वाला अर्थात समाप्त हो जाने वाला, एक होते हैं बिना सड़ने वाला अर्थात प्लास्टिक वगैरह वगैरह जो होते हैं ये सब होते हैं बिना सड़ने वाला। और सड़ने वाला जो होते हैं हमारे खाद्य पदार्थ, सब्जी के अवशेष और अनेक प्रकार के अवशेष जो होते हैं वो सड़ने वाला होते हैं। तो और अनेक प्रकार से और कुछ अपशिष्ट पदार्थ अर्थात विषैले अर्थात होते हैं वो जहरीले खतरनाक होते हैं, उसका उपयोग 3 प्रकार से कचरे में। तो 3 डब्बे का इस्तेमाल किया गया यहाँ। तो 3 डब्बा में से ये सबसे पहला डब्बा होता है ब्लू। जी हाँ, सबसे पहला डब्बा जो होता है ब्लू कलर का डब्बा होता है ब्लू। इसमें जो होता है ब्लू कलर में इसमें जो होता है प्लास्टिक अर्थात बिना सड़ने वाला कचरा को डाला जाता है। जी हाँ, इसमें जो होता है बिना सड़ने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच, ये जो होता है इसको नीले डिब्बे में डाला जाता है। प्लास्टिक, कांच, पॉलिथीन, ये सब जो होते हैं जो कि सड़ता नहीं है, समाप्त नहीं हो पाता है, इसको प्लास्टिक यानी ये ब्लू डब्बे में डालना चाहिए। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई, बिना सड़ने वाला जो कचरा होता है उसको किस डब्बे में डालना चाहिए, उसको ब्लू अर्थात नीले डब्बे में डालना चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे डब्बे के बारे में बात करें तो दूसरा डब्बा जो होते हैं हरे कलर का होता है। जी हाँ, हरे कलर का डब्बा होता है। इसमें जो होता है ना सड़ने गलने वाला कचरा डाला जाता है, जैसे कि हमारे रसोई का सामान, जैसे कि सब्जी सड़ने गलने वाले सब्जी का अवशेष और अनेक प्रकार से जो होते हैं सड़ने गलने वाला चीज जो होता है, ये सब चीजों को हरे डब्बे में डालना चाहिए, अपद्रव्यों को। और उसके पश्चात आप जो रेड और ब्लैक देख रहे हैं, रेड से तो वैसे भी संकेत से ही पता चल रहा है, रेड अर्थात खतरा का चिन्ह, लाल अर्थात खतरे का निशान। जी हाँ, तो लाल या काला रंग का जो डब्बा होता है इसमें जो होता है खतरनाक डब्बे को यानी खतरनाक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को डाला जाता है, खतरनाक से खतरनाक विस्फोटक पदार्थों को, खतरनाक तथा विस्फोटक विषैले पदार्थों को जो होता है, विषैली पदार्थों को लाल या काले डब्बे में डाला जाता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई कि किस कचरे को किस डब्बे में डालना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दें, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके बीच। तो ब्लू रंग के जो डब्बा होता है, ब्लू रंग का डब्बा, उसमें जो होता है बिना सड़ने वाला कचरा अर्थात प्लास्टिक, कांच और पॉलिथीन, और सड़ने वाला कचरा जो होता है उसे हरे डब्बे में डालना चाहिए। और लाल रंग का जो डब्बा होता है, लाल या काला रंग का, उसे खतरनाक या विषैला जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको लाल या काले डब्बे में डालना चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक कचरे को किस डब्बे में डाला जाना चाहिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस कचरे को किस डब्बे में डाला जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग कचरे के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कचरा कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों पूरे कचरे के जो प्रकार होते हैं 5 प्रकार से इसको बांटा गया। हम लोग मुख्य रूप से 3 पढ़े थे, इसको 5 प्रकार से विभाजन आधार पर, इसको आधुनिक विभाजन के आधार पर 5 प्रकार से वो मुख्य रूप से थे। अब आधुनिक डिजिटल जमाने में जो है कचरे को 5 प्रकार से उसको समाप्त किया जाता है, कचरे को 5 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आता है रिसाइकलिंग। जी हाँ, रिसाइकलिंग मतलब होता है पुनर्निर्माण। जी हाँ, पुनर्निर्माण मतलब हुआ
इस वर्ग में उन कचरों को रखा गया है जिसका कि कचरे से उन्हीं कचरे से पुनः दूसरे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, रिसाइकलिंग करके पुनर्निर्माण करके हमारे बीच ही उसको फिर से ला दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक प्रकार जो होता है, प्लास्टिक प्रकार के कचरा जो होता है, इसे उठा करके यानी कचरे से उठा करके इसको फिर से फैक्ट्री में ले जाया जाता है, कंपनी में ले जा करके उसको फिर से गला करके एक नए वस्तु के रूप में बना दिया जाता है। ये सब जो हुए रिसाइकलिंग वर्ग के कचरे हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। ये जो हरा रंग का जो ये सड़ने गलने वाला पदार्थ होता है, ये जो होता है कंपोस्ट अर्थात वर्मी कंपोस्ट खाद तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ विद्यार्थियों, वर्मी कंपोस्ट जिसका केचुआ प्रमुख रूप से संपादक होता है, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस वर्ग में उन कचरों को रखा जाता है जो कि सड़ा गला करके खाद के रूप में बनाया जा सकता है, ये प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। और तीसरा होते हैं इनक्लेनेरेशन। जी हाँ, इनक्लेनेरेशन में उस प्रकार के कचरे आते हैं जिसका निपटारा नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका फिर से दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात वो गलता भी नहीं है और ना ही उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन। इन सब वर्ग के कचरे जो होते हैं अर्थात इनक्लेनेरेशन का मतलब हुआ भस्मीकरण। जी हाँ, भस्मीकरण अर्थात जलाना, कुछ कूड़े कचरे को जलाना जो होता है, ये इनक्लेनेरेशन कहलाते हैं। अर्थात इसमें उस प्रकार के कचरे आते हैं, इसमें उस वर्ग के कचरे आते हैं जिसको कि जलाया जा सकता है, जलाए के बिना उसका उपाय नहीं हो, उसका निपटारा ही नहीं किया जा सकता है, जलाए जाने वाले। जैसे पॉलीथीन वर्ग के जो कचरे होते हैं इसको जलाया जाता है। और ये जो होते हैं लैंडफिल, कुछ ऐसे भी कचरे होते हैं जिसको धरती के अंदर दबा दिया जाता है, वह उर्वरक के रूप में खेतों में काम आ जाते हैं। जैसे कि धरती के अंदर लैंडफिल हो जाने वाले, जमीन के अंदर गाड़ देने वाला ये जो कचरा होता है, ये लैंडफिल कचरा के रूप में उसको उपयोग कर लिया जाता है। उसके बाद स्वेट टू ट्रीटमेंट, ये जो होते हैं स्वेट टू ट्रीटमेंट, ये होते हैं इस प्रकार से जो होता है, ये स्वेट टू ट्रीटमेंट मतलब हुआ नाले की सफाई करके, और नाले में जो होते हैं इस प्रकार से सफाई करने के प्रकार के ये कचरे होते हैं। अर्थात इस रिसाइकलिंग कचरे को इस प्रकार से निपटारा किया जा सकता है, स्वेट ट्रीटमेंट। जी हाँ, कचरे को निपटारा करने का ये प्रकार हुआ इस प्रकार से। डिजिटल जमाने में कचरे को 5 प्रकार से कचरे को समाप्ति किया जा सकता है। तो बच्चों, हम लोगों ने कचरे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जी हाँ, कचरा क्या है, कचरा प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कचरे के प्रकार के बारे में पढ़ा, और कूड़े कचरे के निपटारा करने के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसको 5 प्रकार से डिजिटल जमाने में इसको किया जा सकता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आप सब लोग आप जो हमारा क्लास पढ़े और आप लोग दूसरों को बताएं और समाज में जागरूक करें कि कचरा जो हमारे घर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़े कचरे को कूड़ादान में ही डालें, कचरे को इधर उधर ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, उसको कूड़ेदान का ही उपयोग करें। तो बच्चों, कूड़े को हमेशा कूड़े के डब्बे अर्थात कूड़े को दान कर दें, कूड़ेदान को। जी हाँ, कूड़े को कूड़ेदान में दान करने से होगा कि हमारे घर से कचरे चले जाएंगे, अर्थात दान देने से घटती नहीं, अर्थात दान देने से जो होती है कूड़ा हमारे घर से समाप्त हो गई, उसको दान कर देना। तो इसलिए दान करने के लिए हमारा सरकार ने ये 3 डब्बे दिए, उसमें दान कर देना। तो आज के कक्षा में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।